हेलो बच्चों, आरएम साइकोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 4 चैप्टर करा दिए हैं आपको। आज हम 5th चैप्टर करेंगे। तो 5th चैप्टर है आपका चिकित्सीय उपागम यानी कि थेरेपिक अप्रोचेस। तो इसमें मनोचिकित्सा दी है, यानी कि मनोचिकित्सा क्या है। तो इसमें यानी कि मनोचिकित्सा से मतलब यानी कम से कम 2 व्यक्तियों का ऐसा ऐच्छिक संबंध जिसमें क्या है कि एक अपनी मानसिक अस्वस्थता के कारण क्या है जो अपना इलाज कराने के लिए आता है, दूसरा जो प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के द्वारा उपचार करने के लिए वो अपने आप को समर्थ पाता है। तो यानी कि जो उपचार करने के लिए आते हैं उसे क्लाइंट, और जो उपचार कर रहा होता है उसे थेरेपिस्ट बोलते हैं। इसमें अब आ जाते हैं हम मनोचिकित्सा वैसे क्या है। किसी मनोचिकित्सक द्वारा किसी मानसिक रोगी के कारण संबंध पूर्वक बातचीत एवं सलाह मनोचिकित्सा कहलाती है। यानी कि अगर आपको कोई भी मनोरोग है या मानसिक कोई रोग है, उसके लिए अगर आप किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं अपने सलाह के लिए या फिर उससे बातचीत करने के लिए या फिर एज कुछ प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए या शॉर्ट आउट करने के लिए, तो क्या करेंगे हम उसको क्या कहेंगे, मनोचिकित्सा कहेंगे। मनोचिकित्सा के प्रकार, प्रारूप या विशेषताएं, इसको हम विशेषताओं के तौर पे कह सकते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी मनोचिकित्सा में जो सिद्धांत होते हैं वो क्रमबद्ध नियम के अकॉर्डिंग ही होते हैं, यानी कि उनके पीछे क्या है एक सिस्टमेटिक तरीके से जो सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हीं के आधार पर मनोचिकित्सा की जाती है। दूसरा है जिस व्यक्ति को मनोचिकित्सा के क्षेत्र में फॉर्मली यानी कि प्रशिक्षण प्राप्त होता है, यानी कि बाकायदा वो ट्रेनिंग प्राप्त होना चाहिए, उसमें वही मनोचिकित्सक की भूमिका निभा सकता है। यानी कि अगर कोई अप्रशिक्षित है या फिर वो उसने ट्रेनिंग नहीं ली है तो वो मनोचिकित्सक नहीं कहलाएगा। तीसरा है इसमें मनोचिकित्सक परिस्थिति में एक ऐसा संबंध होता है जो कम से कम एक चिकित्सक और क्लाइंट रोगी होता है, जिसमें जो इमोशनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको समाधान के लिए उन दोनों का एक जगह होना जरूरी है। तो ये मनोचिकित्सक के द्वारा ही संभव है। 4th है इसमें मनोचिकित्सा में चिकित्सा तथा क्लाइंट के बीच में जो विशेष ढंग की अंतक्रिया होती है उसमें मनोचिकित्सक क्या है संबंध मजबूत होता है सचमुच में, यानी कि जो भी जो संबंध होता है वो डायनामिक या अंत व्यक्ति यानी कि जो उसके अंदर की सारी बातों को क्या है वो गोपनीय रखने के लिए इसकी प्रकृति होती है, यानी कि जो गोपनीय प्रकृति होती है यानी कि इसमें उसकी बातों को गुप्त रखा जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मनोचिकित्सक के लक्ष्य, यानी कि क्या गोल ऑफ थेरेपिक है इसमें। तो सबसे पहला इसका गोल है कि जो भी क्लाइंट होता है उसके निर्णय करने की क्षमता को उन्नत बनाया जाता है, यानी कि जो भी वो जो डिसीजन लेने में सक्षम होता है तो उसकी वजह से वो क्या है निर्णय सही से करने के लिए सक्षम बनाया जाता है। उसको अनुकूलित व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि अगर उसका व्यवहार थोड़ा सा गलत है या फिर मिसबिहेव है तो उसको अच्छा व्यवहार करने के लिए यानी कि जो उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। तीसरा है सामवेगिक दबावों और द्वंद्वों को कम किया जाता है, यानी कि जो भी उसके अंदर जो दबाव होते हैं यानी कि जो प्रेशराइज होता है या स्ट्रेस होता है या उसके बीच में किसी चीज को लेके दुविधा होती है तो उसको क्या है कम करने की कोशिश की जाती है। 4th है इसमें आत्म चेतना, यानी कि जो भी है उसको क्या है अपने आप से मिलाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस यानी कि खुद को तैयार किया जाता है, यानी कि वो अपने आप को उत्पन्न करना सीख जाए, जिससे यानी कि जो खुद के प्रति वो जागरूक नहीं है उसको जागरूक कराया जाता है। 5th पॉइंट है इसका सकारात्मक वर्धन के लिए उसकी अंत शक्ति का उन्नत करना, यानी कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी छुपी हुई है उनको बाहर निकालने के लिए या फिर उनको अच्छा करने के लिए उसको साथ अच्छा संबंध बनाया जाता है, यानी कि अच्छा व्यवहार करके उसको सारी चीजों को बाहर निकालने या फिर उसको अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। 6 पॉइंट है बुरी एवं अनुकूलित आदतों में परिवर्तन लाना, यानी कि जो भी उसकी बुरी आदतें हैं या जो उसके अनुकूल आदतें नहीं है उनको क्या उनमें आदतों में चेंज लाने के लिए प्रयास किया जाता है। अंत व्यक्ति संबंधों और वह संचारों को उन्नत बनाना, यानी कि जो भी उसका कम्युनिकेशन है यानी कि जो भी उसके कम्युनिकेशन है या फिर जो उसके अंत व्यक्ति संबंध हैं उनको उन्नत बनाया जाता है तथा अपनी लाइफ की अभिरुचियों से पूर्ण रूप से अवगत कराना।
तो इसमें क्या है, यानी कि अपनी लाइफ की अभिरुचि, यानी कि जो भी उसको पसंद है या फिर जो उसकी चॉइसेस हैं उनको पूर्ण रूप से उसको मिलाने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक वातावरण के साथ अधिक सृजनात्मक ढंग से संबंध स्थापित करने में मदद करने हैं, यानी कि वो समाज में रह के कैसे ढंग से अपने संबंध को स्थापित कर सकता है या फिर समाज उसकी क्या हेल्प कर सकता है, इसके बारे में क्या है वो मनोचिकित्सक का ये लक्ष्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मनोचिकित्सीय संबंध। तो यानी कि इसमें जो चिकित्सक का और क्लाइंट का जो संबंध है वो कैसा होना चाहिए, तो इसमें 2 तत्व दिए हैं। सबसे पहला है कि इसमें एक चिकित्सीय जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो क्या है इसमें कि उपचार का लक्ष्य क्या होता है उसमें, कि जो इस विधियों के द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है, किया जाना है, जिसमें संभावित जो जोखिम अगर आता है या फिर चिकित्सक या रोगी को क्या है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी कि जो भी चिकित्सक अगर इलाज कर रहा है तो अगर वो कुछ भी अगर उसके साथ क्लाइंट के साथ गलत होता है तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी चिकित्सक की होती है। दूसरा है इसमें ये संबंध सीमित अवधि तक ही चलता है, यानी कि जो भी एक समय सीमा तय होती है, यानी कि जब तक जैसे कि उस इलाज को करने में 1 साल या 2 साल या कई साल भी लग सकते हैं, तो उसका एक समय सीमा बता दी जाती है। या जब तक उसकी जो भी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो भी इमोशनली प्रॉब्लम होती है उसको जब तक वो खत्म ना हो जाए या फिर वह अपने व्यवहार में नियंत्रण करना ना सीख जाए, जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है या फिर उसका संबंध बना रहता है। इसके अलावा और भी संबंध हैं जिसके अन्य विशेषताएं भी दी हैं, जैसे कि चिकित्सक का क्लाइंट की तरफ होना जिसमें गोपनीयता प्रमुख होती है, यानी कि अगर वो क्लाइंट का अगर कोई इलाज कर रहा है या फिर उसका उपचार कर रहा है तो जो भी बातें हैं वो खुद तक ही सीमित रखे, किसी और को नहीं बताने हैं उसको। दूसरा पॉइंट है इसका चिकित्सीय संबंध जिसमें क्लाइंट का कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि जो भी अगर वो इलाज करता है तो उसमें जो क्लाइंट है उसका कल्याण होना ज्यादा जरूरी है, यानी कि उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है परानुभूति रखना। परानुभूति रखने से तात्पर्य जैसे एक होता है सहानुभूति, दूसरा होता है परानुभूति। सहानुभूति से तात्पर्य ये है कि यानी कि सहानुभूति में अगर उसको कोई परेशानी है तो मैं उसको समझ सकता हूँ, लेकिन परानुभूति में क्या है, परानुभूति में क्या है अगर वो क्लाइंट जो है उसकी जगह पर चिकित्सक अपने आप को रखकर जो देखता है, नजरिया देखता है, वो परानुभूति कहलाती है, यानी परानुभूति रखना भी जरूरी है उसके साथ। फोर्थ पॉइंट है चिकित्सक पूरी तरह से क्लाइंट की भलाई को ध्यान देता है, यानी कि अगर कोई भी परेशानी होती है तो उसका उसकी यानी कि जो भी क्लाइंट है उसको भलाई होनी चाहिए, यानी कि उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है इसका शर्तहीन सकारात्मक सम्मान, यानी कि जो भी उसका जो क्लाइंट की बिना किसी शर्त के उसका यानी कि अगर वो कोई भी व्यवहार कर रहा है तो अगर गलत व्यवहार भी कर रहा है तो उसके साथ यानी कि वो चिकित्सक जो है वो अच्छा व्यवहार करेगा, उसके साथ मतलब गलत व्यवहार नहीं करेगा। इसके बाद आ जाता है मनोचिकित्सक के प्रकार। मनोचिकित्सक के प्रकार में जो भी क्या वर्गीकरण और उसके प्राशा के आधार पर देखो क्या है, यानी कि मेजर पैरामीटर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोथेरेपी। इसमें सबसे पहला पॉइंट है समस्या का कारण क्या है, यानी कि इसमें जो भी समस्या है यानी कि मनोचिकित्सक का कारण क्या है, किस कसौटी पे इन्होंने 3 वो बताएंगे। जैसे कि जो मनोचिकित्सक के प्रकारों में 3 प्रकार हैं, जैसे सबसे पहला है मनोचिकित्सक मनोगतिकी चिकित्सा, दूसरा है व्यवहार चिकित्सा, तीसरा है मानवतावादी चिकित्सा, मानव परक चिकित्सा। तो उसमें सबसे पहला समस्या का कारण में क्या है कि यानी कि मनोगतिकी चिकित्सा के अंतर्गत क्या जाता है कि जो भी अंतर जो कि उसके मानसिक द्वंद्व है वो किसी व्यक्ति के मन में उपस्थित होते हैं या फिर वो समस्या का मानसिक रोगी को उपस्थित होते हैं तो किस कारणों से होते हैं। जिसमें दूसरा व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत आ जाता है कि मनुष्य समस्या की उत्पत्ति व्यवहार और चिंतन की दोषपूर्ण लर्निंग से होती है। जबकि मानवतावादी में क्या होता है कि व्यक्ति की जो जिंदगी के अस्तित्व में के बारे में जो खतरा या जीवन में अर्थहीन के कारण मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं, यानी कि उसका जीवन में कोई वैल्यू नहीं है या कोई अर्थ नहीं है जिसकी वजह से समस्या का कारण बनी हुई है। यह मनोचिकित्सा का दूसरा प्रकार है कारण की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। कारण की उत्पत्ति किस तरह से हुई में मनोचिकित्सा की जो चिकित्सा में समझा जाता है कि
यानी कि जो भी उसके मानसिक द्वंद्व या असामान्य व्यवहार का कारण क्या है, बाल्यावस्था में अगर अगर कोई भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो हो सकता है। दूसरा, व्यवहार चिकित्सा में क्या हो सकता है, दोषपूर्ण अधिगम हो सकता है, दोषपूर्ण उसका जो कंडीशन होती है, या दोषपूर्ण उसका सोचने का यानी थिंकिंग हो सकती है, या विश्वास के कारण उपलब्ध हुआ है उनका, उसका अनुकूलित व्यवहार उत्पन्न हुआ है। मानवतावादी अस्तित्व के अंतर्गत क्या हो जाता है, यानी कि व्यक्ति में अकेलापन या फिर उसके अस्तित्व में अर्थहीन, यानी कि जो भी उसका अस्तित्व रहा है वो बिना किसी मीनफुल रहा है या फिर किसी मीनलेस रहा है, तो ये असामान्य व्यवहार को उत्तरदायी होता है। तीसरा इसका है उपचार की मुख्य विधि क्या है, यानी कि जो मनोगतिकी के अंतर्गत क्या आ जाता है, यानी कि जो स्वतंत्र साहचर्य होता है या स्वप्न विश्लेषण के माध्यम से व्यक्ति के अंतर्मानसिक द्वंद्वों को क्या है समझा जाता है, या चिंतन को माना जाता है। इसमें व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत क्या होता है, दोषपूर्ण अनुबंधन पैटर्न को पहचान करके उसकी जगह पर वैकल्पिक व्यवहार अपनाया जाता है, यानी कि जो भी उसका नेचुरल व्यवहार को देखते हुए जो उसका व्यवहार है यानी कि उसको चेंज करके देखा जाता है। तीसरे में क्या है, जो भी उसकी मानवतावादी अस्तित्व में क्या है कि क्लाइंट के सामने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता है कि जो उसके साथ ऐसा व्यवहार उत्पन्न करते हैं, यानी कि बिना दंड के और बिना शर्त के ऐसा व्यवहार उत्पन्न कर दिया जाता है। इसके बाद आ जाता है चिकित्सा संबंध का स्वरूप क्या है, यानी कि जो भी उसके चिकित्सा करने का जो संबंध है वो कैसा है, जिसमें सबसे पहला इसका आ जाता है मनोगति के अंतर्गत आ जाता है कि जो भी चिकित्सक क्लाइंट के अंतर्द्वंद्वों में स्वयं क्लाइंट को तुलना में अच्छा जानता है, यानी कि जो भी उसका क्लाइंट है उसको अच्छा मानता है, अतः चिकित्सक उसके भाव, विचार और चिंतन को अच्छी तरह से समझकर उत्पन्न कर सकता है, यानी कि जो भी इसके इमोशंस को अच्छे से समझ लेता है और फिर उसका इलाज करता है। व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत क्या करता है कि चिकित्सक व्यक्ति के दोषपूर्ण व्यवहार या जो चिंतन का उसका तरीका होता है उसको अच्छी तरह से समझता है और उसके बदले में उसको क्या करता है, यथार्थ व्यवहार यानी कि जो सच व्यवहार होता है, यानी कि जो रियलिस्टिक व्यवहार होता है उसको करने के लिए स्थापित करता है, यानी कि जो सक्षम बनाता है उसमें। तो तीसरा है मनोगति के अंतर्गत और व्यवहार चिकित्सक दोनों के अंतर्गत चिकित्सक क्लाइंट की समस्याओं को समाधान करने में सक्षम मानता है, यानी कि वो दोनों स्थिति में उसको जो भी उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये समस्या आ रही हैं, उनको खत्म करने के लिए उनको सक्षम मानता है। जिसमें दूसरा मानवतावादी अस्तित्व चिकित्सा के अंतर्गत क्या हो जाता है, यानी कि जो भी उसके जो सौहार्दपूर्ण यानी कि जो उसका रिलेशन है उसको परानुभूति संबंध या फिर वातावरण को उपस्थित करता है, या फिर जैसे कि अगर वो ये नहीं कहता है कि मैं आपका इलाज कराऊं, वो ये कहता है कि मैंने आपकी समस्या को अपनी तरफ अपने आप को रख के देखने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे वो इलाज करना शुरू करता है। फिफ्थ है क्लाइंट के मुख्य फायदा क्या है, यानी कि क्लाइंट को क्या फायदा होता है। तो मनोचिकित्सक में ये माना जाता है कि क्लाइंट को सामवेगिक सूझ यानी कि इमोशनली जो उसको इंसाइड होती है उसको उत्पन्न होना होता है। सामवेगिक उत्पन्न होने में क्लाइंट के क्या बौद्धिक रूप से जो भी अंतर्द्वंद को समझता है, यानी कि जो भी उसके अंदर द्वंद चल रहे होते हैं उनको समझने की कोशिश करता है। दूसरा, व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत ये फायदा होता है कि जो भी उसके दोषपूर्ण व्यवहारों को उठाकर उसके आधार पे जो भी उसके अनुकूल जो व्यवहार है उसको लाया जाता है। इसके बाद जो अस्थिपरीक चिकित्सा के अंतर्गत क्या होता है कि वह चिकित्सा को मुख्य फायदा ये माना जाता है कि जो भी क्लाइंट अपनी इच्छाओं, आशाओं और संवेगों को एवं अभिप्रेरणा को ठीक ढंग से समझ पाता है और उसमें अपने आप को आत्म सिद्ध कर पाता है। इसके अलावा आ जाता है उपचार की अवधि क्या है, यानी कि जो भी अगर वो उसका उपचार कर रहा है तो उसके हिसाब से क्या अवधि होनी चाहिए। तो इसमें जो मनोगति की चिकित्सा के अंतर्गत क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कई साल भी लग जाते हैं या फिर कई सत्र भी चलता है। इसके अलावा व्यवहार चिकित्सा के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी उसका व्यवहार है उसको कितने टाइम लग सकता है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है कि उपचार की अवधि कई महीनों या कई सालों तक भी चल सकती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यवहार चिकित्सा
व्यवहार चिकित्सा से मतलब ये है कि यानी कि व्यवहार का परिमार्जन करना या फिर मॉडिफाई करना भी कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, जो भी अनुसरण करता है यानी कि जो कुछ भी सीखता है उसको क्रमबद्ध रूप से सही व्यवहार सिखाया जाता है। इसमें चिंता उत्पन्न करने वाली जितनी भी संवेदनशीलता को धीरे धीरे क्या है कम करने या उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। इन्होंने दो विशेषताएं बताई हैं, उपचार की विधि और दूसरी है व्यवहार परक विधियां। उपचार की विधियों के अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति क्या है जो भी व्यवहार का विश्लेषण करने सिखाया जाता है इसमें, उसका जिसका उद्देश्य क्या है, जो भी अपनुकूलित व्यवहार होता है उसका पता लगाना होता है। पता लगाकर क्या है दोषपूर्ण व्यवहार को कम करने की कोशिश की जाती है। जैसे इसमें अपनुकूलित व्यवहार में क्या है, जैसे कि कोई छात्र धूम्रपान करने के का क्या है अपनुकूलित व्यवहार करता है, यानी कि अपनुकूलित व्यवहार यानी कि धूम्रपान पान करना अपनुकूलित व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। अब वह व्यवहार चिकित्सा के पास उपचार के लिए आया और चिकित्सक क्या है क्लाइंट तथा उसके परिवार सदस्यों द्वारा साक्षात्कार यानी कि उसका इंटरव्यू के माध्यम से उसके व्यवहार को जानने की कोशिश करता है कि वो इसने ऐसा क्यों किया है। तो छात्र ने धूम्रपान करना जैसे कब प्रारंभ किया, यानी कि जब वह परीक्षा में फेल हो गया था, इसकी वजह से यानी कि इसके कारण उसने धूम्रपान करना शुरू किया। तो उसको डांट लगाई जिसकी थोड़ी सी चिंता को राहत पाने के लिए क्या उसने स्मोकिंग शुरू कर दिया। तो ये स्मोकिंग करना ये एक क्रिया प्रसूत अनुक्रिया के अंतर्गत आ जाता है। तो इसके अंतर्गत ये तीनों अपनुकूलित व्यवहार उसने क्यों किया, यानी कि जो भी उसका पूर्ववर्ती कारण है जिसकी संपोषण से मतलब ये है यानी कि जो भी उसको धूम्रपान करने से जो रिलीफ मिल रहा है वो उसको संपोषण के कारक कहलाएगा उसका। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्यवहार परक विधियां। व्यवहार परक विधियों के अंतर्गत आ जाता है पहला पॉइंट हमारा क्रमबद्ध विसंवेदीकरण। इसको वोल्फ ने दिया है जो 1958 में दिया है। इन्होंने क्या है जो भी एंजाइटी और फोबिया है उस उपचारों को करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। इन्होंने यानी कि इसमें क्या है कि एक ही समय में जो व्यक्ति की एंजाइटी तथा जो रिलैक्सेशन दोनों ही अवस्था का एक साथ नहीं हो सकता है। तो ऐसी अवस्था में दोनों को कमजोर कारक या बल को दूसरा कारक अपने आप अवरुद्ध कर देता है, यानी कि अगर एक साथ दोनों चीजों पे बल नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने 1 बाय 1 किया। जैसे विश्राम की अवस्था जैसे इसमें रोगी को पहले क्या है विश्राम की अवस्था में रहने का प्रशिक्षण दिया, यानी कि उसको पहले ट्रेनिंग दी है उसको विश्राम में रहने की, और फिर जब उसका विश्राम की अवस्था में होता है तो उसे दुश्चिंता उत्पन्न करने की अवस्था में करने वाले उद्दीपकों को बढ़ने क्रम में दिया जाता है, यानी कि 1 बाय 1 करके उसको चिंता के जो दीपक है उनको 1 बाय 1 करके दिया जाता है। इससे क्या होता है क्लाइंट में उसमें विश्राम की अवस्था में ग्रहण करने वाली अनुभूति को प्राप्त होता है। तो क्रमबद्ध विसंवेदीकरण के अंतर्गत ये आता है। दूसरा है विरुचि या विमुखी चिकित्सा। विरुचि से मतलब यानी कि जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता यानी कि रुचि नहीं है, तो इसमें क्या है जो भी रोगी को अनुकूलित व्यवहार न करके प्रशिक्षण द्वारा कुछ दर्दनाक या असुखद उद्दीपकों को देता है करना सिखाता है। इसमें विधि में क्या है चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या उद्दीपक के प्रति रोगी में एक तरीके विरुचि पैदा हो जाती है। जैसे कि अगर आपको किसी चीज के लिए दंड मिलता है तो क्या उस चीज में कहीं ना कहीं विरुचि यानी कि इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो जैसे उसको अगर रोगी में क्या विरुचि उत्पन्न करनी है तो कहीं ना कहीं उसको दंड के माध्यम से या फिर जैसे कोई दवा का ऐसा यूज करने से, जैसे अगर वो कोई धूम्रपान ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक में अगर कुछ भी ऐसी चीजें मिलाने से जिसकी वजह से वो उसको मिचली आने लगे या फिर वो उल्टी कर दे, तो क्या वो ऐसी चीजें मिलाने से क्या वो विरुचि उसमें उत्पन्न हो जाएगी। तो एक विरुचि उत्पन्न विमुखी चिकित्सा। इसके बाद आ जाती है अंत स्टोत्रात्मक चिकित्सा या फ्लडिंग। इसके अंतर्गत क्या है कि जो भी दो विधियां विलोपन के नियम पर आधारित है। इन दोनों को चिकित्सा प्रविधि में मुख्य मान्यता यह है कि व्यक्ति किसी उद्दीपक या परिस्थिति के लिए इसलिए डरता है या चिंतित होता है कि वह सचमुच में सीख नहीं पाया है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि मान लिया जाए जैसे कि किसी क्लाइंट को ऊंचे स्थान पर जाने से डर लगता है या किसी ऊंचे मकान पर रहने से डर लगता है, तो क्या वो कहीं ना कहीं उस मकान पर या ऊंचे स्थान पर जाना नहीं चाहता है, तो वो वहां से नीचे देखता है तो कहीं ना कहीं उसको डर लगता है। तो फिर उसको क्या करेंगे उसको ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां उसको ऊंचे मकान से या ऊंची जगह से नीचे देखने के लिए कहा जाएगा जिससे कि उसका डर निकाला जा सके। इसके अंतर्गत आ जाती है तो 4th टॉपिक आ जाता है हमारा दृढ़ग्राही चिकित्सा या प्रशिक्षण।
दृढ़गाई चिकित्सा में यानी कि दो ही नियम होते हैं, यानी कि घड़ी या फिर छड़ी। यानी कि अगर आप किसी काम को अच्छे तरीके से करते हो तो आपको इनाम में घड़ी मिलती है, नहीं तो आपको दंड के द्वारा उसको रोकने के लिए व्यवहार को रोकने के लिए दंडित किया जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण दिया जाता है इसके माध्यम से। तो इसके बाद आ जाता है टोकन या सांकेतिक व्यवस्था। टोकन में यानी कि एक टास्क दिया जाता है जिसमें जैसे कहते हैं ना कि इतने टोकन इकट्ठा करने पर आपको ये इनाम मिलेगा, इतने टोकन इकट्ठा करने पर आपको ये इनाम मिलेगा। तो इस टोकन के माध्यम से आपको क्या है उसको सांकेतिक व्यवस्था, यानी कि जो भी उसके जो क्लाइंट के इच्छा अनुसार जो संकेत को देकर वांछित वस्तु या लाभ प्राप्त कर सकता है। यानी कि उसको देने से अगर ये लाभ मिलता है तो वो कहेगा कि मैं इतने इकट्ठे कर लेती हूँ। तो टोकन व्यवस्था, टोकन या सांकेतिक व्यवस्था इसी चिकित्सा या इस विधि के माध्यम से आती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक के अंतर्गत आ जाता है कि जब व्यक्ति अपनी आंतरिक और व्यवहारपरक विधियों को क्या कंट्रोल करना सीख जाता है तो इसे बायोफीडबैक कहते हैं। जिसमें क्या है, जैसे कि शारीरिक क्रियाओं में मूलतः अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जिसमें हृदय की गति या रक्तचाप या मस्तिष्क की तरंग जिसका त्वचा का तापक्रम, ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आ जाती है, तंत्रिका तंत्र द्वारा होती है। इसमें सम्मिलित अनैच्छिक क्रियाओं में क्या है, परिवर्तन लाने का प्रशिक्षण देना, रोगी को जो उसका जो कुछ समायोजित व्यवहार होता है उसको दूर करने के लिए जगह पर वो क्या है, समायोजित व्यवहार करना सीख जाता है। इसके बाद आ जाता है मॉडलिंग। मॉडलिंग के अंतर्गत क्या है, यानी कि जो भी प्रशिक्षणात्मक सीखने के पर आधारित होता है। इस विधि में क्या है, क्लाइंट मॉडल अर्थात दूसरे व्यक्ति के चिकित्सा, यानी कि मॉडल से मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को दिखाकर कि आपको इस तरह से व्यवहार करना है, या उसके मॉडल दिया जाता है कि आपको इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो वो इस तरह से मॉडलिंग करके क्या है, मॉडल करके वो उस तरह से व्यवहार को अपने आप के अंदर करता है, और उसके जो भी रिजल्ट होता है उससे वो अवगत कराते हैं कि आप इस तरह से करोगे तो आपको ये पॉजिटिव थिंक आएगी। ये 5th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियोस को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और टॉपिक बाय टॉपिक आप लर्न करते जाइए।